एक गांव में अभिमन्यु नाम का व्यक्ति पनीर बिरयानी बेचा करता था। एक दिन अभिमन्यु बाजार में पनीर बिरयानी का ठेला लगाकर ग्राहकों को आवाज लगा रहा था। आइए आइए और पनीर बिरयानी का आनंद उठाइए। सभी का धंधा इस समय चल रहा है मंदा। मेरी बिरयानी के साथ मिला हुआ पनीर इस गर्मी में आपको कर देगा ठंडा। तभी वहाँ पर मुखिया आकर अभिमन्यु से बोला, अरे क्या बात है अभिमन्यु, कितनी देर से देख रहा हूँ कि ग्राहकों को आवाज लगा रहे हो, मगर कोई तुम्हारी पनीर बिरयानी खाने ही नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, कुछ देर बाद देखिएगा कि कितने ग्राहक मेरे ठेले पर आकर बिरयानी खाने का आनंद उठाएंगे। अभिमन्यु, ये गर्मी का मौसम है, तुम पनीर बिरयानी बेचने की बजाय कोई नया आइटम क्यों नहीं बेचते? नहीं मुखिया जी, पनीर बिरयानी मेरे पिताजी भी बेचा करते थे और उन्होंने ही मुझे पनीर बिरयानी बनानी सिखाई थी। मैं इस धंधे को नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर में अभिमन्यु के ठेले पर लोगों की भीड़ लगने लगी और देखते ही देखते अभिमन्यु की पनीर बिरयानी खत्म हो गई। मुखिया मुस्कुराते हुए अभिमन्यु से बोला, मान गए अभिमन्यु, तुम्हारी पनीर बिरयानी का स्वाद गर्मी में भी लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। अभिमन्यु मुस्कुराता हुआ घर चला गया और मुखिया भारी मन से अपने खेत की ओर चला गया। खेत पर उसका भतीजा चंदू मुखिया का इंतजार कर रहा था। चाचा जी, क्या आपने अभिमन्यु से बात की? हाँ, मैंने अपने तरीके से उससे कहा कि वो पनीर बिरयानी की जगह कोई और आइटम क्यों नहीं बेचता, मगर उसने मना कर दिया। चाचा जी, अभिमन्यु की पनीर बिरयानी इतनी प्रसिद्ध है कि अगर मैं उसके सामने कोई दूसरा आइटम का ठेला लगाकर बेचूंगा तो वो नहीं बिकेगा। मेरे रोजगार का क्या होगा? चिंता मत करो चंदू, मैं कल कोई उपाय सोचकर तुम्हें बताता हूँ। इधर अभिमन्यु की पत्नी बिंदिया अभिमन्यु से बोली, कल तुम्हारे पीठ पीछे मुखिया जी घर पर आए थे, बोल रहे थे कि गर्मी का सीजन चल रहा है, तुम अपने पति से कुछ और बेचने के लिए क्यों नहीं कहती? ये मुखिया जी भी ना मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। अरे भाई, जब मेरी पनीर बिरयानी सारे गांव में प्रसिद्ध है तो फिर मैं दूसरा आइटम क्यों बेचूं? सही बात है, आपकी पनीर बिरयानी तो भीषण गर्मी में भी लोग खाना पसंद करते हैं जी। अगले दिन मुखिया अपने भतीजे चंदू से बोला, मैंने उपाय सोच लिया है चंदू, तुम आज से अभिमन्यु के ठेले के सामने पनीर बिरयानी ही बनाकर बेचोगे। चाचा जी, आपको लगता है कि मेरी बनाई हुई पनीर बिरयानी ग्राहक खरीदेंगे? पूरी बात तो सुन लो चंदू, तुम अपने ठेले के अगल बगल अच्छी वैरायटी के छाते भी लगाओगे ताकि लोगों को बैठने में सहूलियत हो। और तो और, तुम हर पनीर बिरयानी की प्लेट के साथ एक कोल्ड ड्रिंक लोगों को मुफ्त पिलाओगे। चाचा जी, इस तरह से तो मुझे मुनाफा कम और घाटा ज्यादा होगा। मूर्ख कहीं के, जब तुम ऐसा करोगे तो सारे ग्राहक तुम्हारी तरफ खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। एक बार उसके ग्राहक टूटकर तुम्हारे पास आ गए तो उसके बाद तुम अपनी मर्जी के मुताबिक बिरयानी की प्लेट के दाम रख सकते हो। तुम नहीं जानते चंदू, इस देश में लोग मुफ्त का माल देखकर बड़े ही जल्द खींचे चले आते हैं। और रहा सवाल अभिमन्यु का, तो उसके ठेले के साथ मुझे क्या करना है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अगले दिन चंदू मुखिया के कहे मुताबिक उसने अगल बगल में अच्छी वैरायटी की छाते वाली कुर्सियां भी रखवा ली और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा, आइए आइए, आप सबने अभिमन्यु की घटिया पनीर बिरयानी का बहुत स्वाद चखा है। एक बार मेरी बनाई हुई स्वादिष्ट पनीर बिरयानी खाइए और मुफ्त में कोल्ड ड्रिंक का आनंद उठाइए। एक ग्राहक चंदू से बोला, अरे भैया, क्या तुम वास्तव में एक प्लेट पनीर बिरयानी के साथ एक कोल्ड ड्रिंक मुफ्त दोगे? हाँ हाँ भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। और तो और, तुम अभिमन्यु के ठेले पर गर्मी में पनीर बिरयानी खाते थे और यहाँ इस छतरी के नीचे आराम से बैठकर पनीर बिरयानी का आनंद उठाओ और इस गर्मी में ठंडी ठंडी मुफ्त कोल्ड ड्रिंक का भी आनंद उठाओ। अरे वाह भैया, फिर तो मजा आ जाएगा। कुछ ही दिनों में अभिमन्यु के सारे ग्राहक टूटकर चंदू के ठेले के पास
पनीर बिरयानी का आनंद उठाने लगे। अभिमन्यु की आमदनी खत्म हो गई। अगर मुखिया का भतीजा एक कोल्ड ड्रिंक मुफ्त में दे रहा है तो आप भी क्यों नहीं कोल्ड ड्रिंक मुफ्त में देते हैं जी? ये कैसी बातें कर रही हो बिंदिया? एक तो मैं लोगों को वैसे भी बहुत सस्ते में पनीर बिरयानी बेचा करता था। अगर मैं कोल्ड ड्रिंक मुफ्त में दे दूंगा तो इस तरह से तो मुझे अपना घर भी बिकता हुआ नजर आ रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुखिया जी बार बार मुझे ये धंधा छोड़ने के लिए क्यों कहते थे। आज मैं मुखिया जी से बात करके ही रहूंगा। शाम के समय अभिमन्यु मुखिया के घर पर चला गया। अभिमन्यु को देखकर मुखिया बुरा मुंह बनाता हुआ बोला, क्या बात है अभिमन्यु, यहाँ क्यों आए हो? देखिए मुखिया जी, मुझे नहीं पता कि आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है, लेकिन आपका भतीजा मेरे साथ सही नहीं कर रहा। क्यों भाई, इस गांव में क्या तुम्हें ही पनीर बिरयानी बेचने का अधिकार है? नहीं मुखिया जी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन आपका भतीजा चंदू मेरी बिरयानी की बुराई हर ग्राहक से करता है और आखिर वो मेरे ही ठेले के सामने बिरयानी कैसे बेच सकता है? अभिमन्यु, तुम अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। हर किसी के धंधा करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। और हाँ, अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो फिर ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता ने वर्षों पहले मुझसे कर्ज लिया था जो कि उन्होंने मुझे नहीं लौटाया। तो आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? तो तुम उनके बेटे हो, इसीलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने पिता का कर्ज चुकता करो। मेरी आर्थिक स्थिति इस वक्त खराब है मुखिया जी, वो भी आपके भतीजे की वजह से। कोई बात नहीं, तुम्हारा ठेला किस काम आएगा? कल तक अपने ठेले को यहाँ खड़ा कर जाना, नहीं तो मैं तुम्हारे ठेले को तुम्हारे घर से ही उठवा लूंगा। अभिमन्यु मुंह लटकाकर वहां से चला गया। अगले दिन मुखिया के आदमी अभिमन्यु का ठेला भी उठाकर ले गए। अभिमन्यु बेरोजगार हो गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। आखिर आप कब तक ऐसे ही घर पर बैठे रहेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा बिंदिया, यहाँ तक कि धंधा और ठेला भी हाथ से चला गया। अब मैं क्या करूं? मुखिया ने जरूर आपसे झूठ बोला है। आपके पिताजी को स्वर्ग सिधारे तो कई वर्ष हो गए हैं। उन्होंने तो आपसे कभी जिक्र नहीं किया कि मुखिया से उन्होंने कुछ पैसे उधार लिए थे। जानता हूँ बिंदिया, लेकिन जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो लगता है कि जैसे इस गांव को छोड़कर जाना पड़ेगा। वैसे भी अब मेरा यहाँ मन नहीं लगता। इतना बोलकर अभिमन्यु क्रोध से एक बक्से पर लात मार दी। बक्से से कुछ सामान नीचे गिर गया। ये क्या किया आपने? ये तो आपके पिताजी का पुराना बक्सा था। अभिमन्यु ने अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो बक्से से गिरे एक बहुत पुराने कागज को पढ़ने लगा। ये आप क्या पढ़ रहे हैं जी? क्या है ये? ये तो पिताजी की हैंडराइटिंग है बिंदिया। सिर्फ पिताजी ही इस गांव में 5वीं क्लास पास थे। इसमें बर्फ की बिरयानी के बारे में कुछ लिखा है। अचानक अभिमन्यु को कुछ याद आया। मुझे याद आ रहा है, पिताजी बर्फ की बिरयानी के बारे में माँ से बात तो किया करते थे कि वो एक दिन बर्फ की बिरयानी बनाकर बेचेंगे। लगता है ये वही है। अगर ऐसी बात है तो फिर आप बर्फ की बिरयानी क्यों नहीं बेचते? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मेरे पास एक चांदी का हार पड़ा हुआ है, आप उसको गिरवी रखाइए और अपना धंधा फिर से शुरू कीजिए। अभिमन्यु उसी दिन उस हार को गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आया और चावल खरीदकर अपने पिताजी के लिखे नुस्खे के अनुसार चावल को पकाकर उसके ऊपर बर्फ मिला दी। बिंदिया, बर्फ की बिरयानी तो बनकर तैयार हो गई। आपके साथ मैं भी बेचने का प्रयास करूंगी। हम अपनी पुरानी जगह पर धूप में ही खड़े होकर इसे बेचेंगे। अभिमन्यु बिंदिया के साथ अपनी पुरानी जगह पर चला गया और आवाज लगाने लगा, आइए भैया आइए, आप सबने पनीर बिरयानी बहुत खाई है। एक बार आप बर्फ की बिरयानी खाकर ठंडा ठंडा कूल कूल होने का आनंद उठाइए। तभी एक ग्राहक वहां आकर बोला, अरे भैया, पनीर बिरयानी, छोले बिरयानी, नॉनवेज बिरयानी के बारे में तो सुना था, बर्फ की बिरयानी के बारे में पहली बार सुना है। देख रहे हैं कितनी भीषण गर्मी है। एक बार बिरयानी को खाने का आनंद उठाइए और ठंड का मजा लीजिए। लाओ भैया, एक प्लेट लगा दो। अभिमन्यु ने एक प्लेट में बर्फ की बिरयानी उस ग्राहक को दे दी।
बिरयानी खाते ही वो ग्राहक बोला, अरे भैया, बर्फ की बिरयानी को खाकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि दिसंबर की सर्दी आ गई हो। उस ग्राहक की बात सुनकर सभी ग्राहक अभिमन्यु के बर्फ की बिरयानी पर दौड़ पड़े। कुछ ही दिनों में अभिमन्यु की बिरयानी अपने गांव में और आसपास के सभी गांव में प्रसिद्ध हो गई। अभिमन्यु की बर्फ की बिरयानी जो भी खाता उसे भीषण गर्मी में भी गर्मी नहीं लगती। एक दिन अभिमन्यु की पत्नी अभिमन्यु से बोली, आपके पिताजी की बर्फ की बिरयानी का नुस्खा अगर हमें नहीं मिलता तो हम तो सड़क पर आ गए थे। तुम सही कह रही हो, पिता पिता ही होता है। इस संसार से जाने के बाद भी उन्होंने हमारी सहायता की। मैं चाहती हूँ कि इस भीषण गर्मी में बेचारे बहुत से गरीब लोग गर्मी की वजह से परेशान हैं, जिनके घर पर ना कूलर है और ना ही पंखा, आप उन्हें ये बर्फ की बिरयानी मुफ्त में खिलाइए। अभिमन्यु को अपनी पत्नी का सुझाव पसंद आया और अभिमन्यु उस दिन से गरीब लोगों को बर्फ की बिरयानी मुफ्त में खिलाने लगा। अब गांव में जिसे भी गर्मी लगती वो अभिमन्यु के पास आ जाता और अभिमन्यु ने गांव में एक दुकान खरीद ली। अब वो गांव में ही दुकान पर बर्फ की बिरयानी बेचा करता। ये देखकर चंदू मुखिया से बोला, चाचा जी, हमारी सारी योजना पर पानी फिर गया। सही कहते हो तुम। पता नहीं इस चंदू के पास बर्फ की बिरयानी बनाने का नुस्खा कैसे आ गया। उसकी बर्फ की बिरयानी खाने के बाद किसी को गर्मी ही नहीं लगती। अब तो दूर दूर से लोग आकर उसकी बिरयानी खाने लगे हैं और वो भी सिर्फ इसी वजह से खाते हैं ताकि वो अपने शरीर की गर्मी भगा सके। तो फिर कुछ कीजिए चाचा जी। जब दुश्मन ताकतवर हो जाए तो फिर उससे दुश्मनी नहीं बल्कि समझौता करना चाहिए। चलो मेरे साथ। मुखिया चंदू को लेकर अभिमन्यु के घर पर चला गया। मुखिया और चंदू को देखकर अभिमन्यु चौंकता हुआ बोला, मुखिया जी, आज आपको इस गरीब की याद कैसे आ गई? अभिमन्यु, तुम्हारी बर्फ की बिरयानी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुकी है। अब तो लोग हमारे गांव का नाम भी बर्फ की बिरयानी के नाम से जानने लगे हैं। लेकिन मैं तुमसे समझौता करने आया हूँ। मेरा और आपका तो कभी कोई झगड़ा ही नहीं था मुखिया जी, तो फिर समझौता किस बात का? तुम एक नंबर के मूर्ख हो अभिमन्यु। तुम्हारे हाथ में बर्फ की बिरयानी का नुस्खा है। तुम चाहो तो इससे लाखों रुपए कमा सकते हो, लेकिन तुम पैसे कमाने की बजाय गरीब भिखारी को मुफ्त में बर्फ की बिरयानी खिला रहे हो। मुझे लगा था कि शायद आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए आप यहाँ आए हैं। पर मैं गलत था मुखिया जी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। गरीब की मदद करने से हमारे मन को जो शांति मिलती है ना, वो किसी भी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। आप यहाँ से जा सकते हैं। मुखिया और चंदू मुंह लटकाकर वहाँ से चले गए। अभिमन्यु आज भी बर्फ की बिरयानी बनाता है और उन्हें बेचता है। रामगढ़ के गरीब किसान मिथुन की शादी को कई वर्ष बीत चुके थे। मिथुन की पत्नी रानी हमेशा दुखी रहती थी कि उनकी कोई संतान नहीं है। फिर एक दिन मिथुन और रानी ने उनके गांव के नाग देवता से प्रार्थना की, हे नाग देवता, मेरी सूनी कोख भर दीजिए। दोनों ने नाग देवता से प्रार्थना की और फिर नाग देवता को दूध भी चढ़ाया और फिर नाग देवता की कृपा हुई। शादी के इतने वर्षों बाद रानी गर्भवती हुई, लेकिन जब उनका पुत्र हुआ तो पूरा गांव चौंक गया, क्योंकि वो एक सांप का बच्चा था। गांव वालों ने मिथुन को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो उस सांप से छुटकारा पाले, लेकिन मिथुन और रानी अपने बच्चे को नाग देवता का आशीर्वाद मानकर पालने लगे। देखते ही देखते
20 वर्ष पूरे हुए और अब रानी को एक चिंता सताने लगी। अब क्या हुआ तुम्हें? अब तो सब कुछ ठीक है। हाँ, सब ठीक ही है। हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, उसका क्या? अब उसका क्या कर सकते हैं? मैं उसकी शादी की बात कर रही हूँ। लेकिन हमारे बेटे से शादी करेगा कौन? कोई ना कोई तो जरूर होगी। और अब मिथुन अपने बेटे के लिए दुल्हन की खोज में निकल पड़ा। महाराज, मेरा बेटा एक नाग है जो नाग देवता के आशीर्वाद से पैदा हुआ है। क्या आप मुझे उसके लिए उचित दुल्हन ढूंढने में मदद कर सकते हैं? एक नाग से विवाह सिर्फ नाग जाति के कबीले वाले ही कर सकते हैं। वो कबीला उत्तरी दिशा के जंगल में रहता है। मिथुन कबीले की खोज में चल पड़ा। उत्तरी जंगल में उसे वो कबीला दिखा और कबीले के सरदार से मिथुन ने बात की। तो ये बात है, मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे बेटे के साथ करने के लिए तैयार हूँ। और फिर उसी कबीले में मिथुन और रानी के सामने उनके बेटे नागेश और नीलिमा की शादी हो गई। शादी के बाद नीलिमा और नागेश मिथुन के घर में रहने लगे। एक पूर्णिमा की रात नागेश ने अपना नाग रूप छोड़ा और वो एक सुंदर युवक बन गया। ये देख नीलिमा चौंक गई। हे भगवान, अभी ससुर जी और सासू माँ को बताती हूँ। नीलिमा, उन्हें कुछ मत बताओ, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब से हर रात नागेश इंसानी रूप में आ जाया करता था और नीलिमा और मिथुन बहुत सी बातें किया करते थे। एक रात मिथुन को कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने खिड़की से देखा तो नागेश नाग से एक इंसान बन गया था। वो चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपनी पत्नी के पास गया। रानी उठो, जल्दी उठो। मिथुन ने रानी को अपना बेटा दिखाया। हाँ, ये तो एक युवक है। हाँ, अब तुम यहीं रुको। मिथुन चुपचाप कमरे में गया और उसने वो सांप की खाल उठाई और उसे आग लगा दी। पिताजी धन्यवाद, आपने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं कभी भी सांप के रूप में नहीं लौटूंगा। मेरा श्राप टूट गया। रानी ने अपने बेटे को गले लगाया और इस दिन के बाद उनका परिवार हमेशा खुश रहा। दो सपेरे थे, कात्या और रघु। वो दिन भर जंगल में सांप पकड़ते थे। दोनों दिलेर थे। सांप पकड़कर वो दोनों उनका जहर निकालकर दवाई बनाने वाली कंपनी को बेचकर सांप को वापस जंगल में छोड़ दिया करते थे। इस व्यापार के कारण दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी। एक दिन कात्या जंगल में सांपों को तलाश रहा था। तभी उसकी नजर एक अनोखे सुनहरे सांप की पूंछ पर पड़ी। कात्या ने झाड़ियों में उस सांप का पीछा किया और जैसे ही उसे मौका मिला तो उसने सांप को दबोच लिया और उसे अपने पिटारे में बंद कर दिया। रोज की तरह वो अपने रास्ते जा रहा था
कि उसके सामने एक और बड़ा सा सुनहरा सांप आया और वो सुनहरा सांप फन फैलाकर कात्या के सामने ही बैठ गया। तुमने मेरे बेटे को क्यों पकड़ा? सांप को बोलता सुन कात्या के तो होश ही उड़ गए। वो अपनी आंखें मसलने लगा। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं एक जादुई सांप हूँ और जिसे तुमने पकड़ा है वो मेरा बेटा है। जादुई सांप? तुम क्यों हंस रहे हो? अगर तुम जादुई हो तो यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं और मेरा परिवार इसी जंगल में रहते हैं, लेकिन तुम अब ये बताओ कि मेरे बेटे को आजाद करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे क्या दे सकते हो? उस सुनहरे जादुई सांप की मणि चमकी और कात्या के सामने एक हीरे मोतियों से भरा घड़ा आ गया। ये देखकर कात्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने वो पिटारा वहीं रख दिया और हीरे मोतियों से भरा घड़ा ले लिया और जादुई सांप के बेटे को आजाद कर दिया। कात्या को घर की ओर आते वक्त उसके दोस्त रघु ने देखा कि कात्या की झोली से एक हीरा गिरा और फिर रघु ने कात्या का पीछा किया। कात्या घर गया और उसने अपनी पत्नी को वो हीरे मोती से भरा घड़ा दिखाया और उसे पूरी कहानी बताई। हीरे मोतियों से भरा घड़ा देखकर रघु की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी रघु ने सोच लिया कि उसे भी वैसा ही हीरे मोतियों वाला घड़ा चाहिए। उसके बाद वो हर रोज जंगल में जादुई सांप की तलाश करने लगा। आखिर एक दिन रघु को एक सुनहरे सांप की पूंछ दिखी, लेकिन जैसे ही उसने वो पूंछ को खींचा तो एक बड़े से सांप ने अपना मुंह खोला। इतना बड़ा सांप देखकर रघु भयभीत हो गया और यहाँ वहाँ भागने लगा और जादुई सांप रघु का पीछा करने लगा। भागते भागते रघु अपने घर पहुँचा और उसने दरवाजा बंद कर दिया। बाप रे बाप, आज तो मर ही जाता। मुझे नहीं चाहिए हीरे मोती, जान बची तो लाखों पाए। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता।